हेलो वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है बिहार बोर्ड इंग्लिश मीडियम। आज हम पढ़ने वाले हैं फिज़िक्स का चैप्टर 11 है जिसमें हम पढ़ेंगे पहला ह्यूमन एंड आई एंड कलरफुल वर्ल्ड के एंड जो इसका लाइफ चैप्टर है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे। और पहले हम ये वाले चैप्टर्स को क्लियर कर लेते हैं। ओके ठीक है, तो ह्यूमन आइज़ की बात हो रही है। ठीक है, तो ये क्या है पहले ये पढ़ते हैं। ठीक है, इट इज़ एन ऑर्गन इन आवर बॉडी विच अलाउज अस टू सी, कि ये हमारे एक शरीर का एक ऑर्गन है जो हमें देखने की क्षमता को अलाउ करता है। ठीक है, इसकी डायमीटर कितनी होती है, अप्रोक्स होती है 2.4 सेंटीमीटर। ओके, द ह्यूमन आई इज़ वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल एंड सेंसिटिव ऑर्गन्स, सेंस ऑर्गन। ठीक है, कि मोस्ट वैल्यूएबल, मोस्ट कीमती, मोस्ट इम्पोर्टेंट और मोस्ट सेंसिटिव ये एक सेंस ऑर्गन है हमारे मानव के आई की बात हो रही है। ठीक है, अब पार्ट्स ऑफ आई की बात करते हैं। पहला पार्ट होता है कर्निया। ठीक है, कर्निया की बात करते हैं तो ये कौन है, तो इट इज़ एन आउटर मोस्ट, मतलब जो बाहरी होते हैं वो है। ठीक है, मोस्ट ट्रांसपेरेंट पार्ट ऑफ द आई, ये ट्रांसपेरेंट होते हैं। ठीक है, एंड दैट कवर्स एंड प्रोटेक्ट आई एंड अलाउ लाइट टू एंटर इन दी आई। ठीक है, कहने का मतलब इसका काम जो होता है कि लाइट को एंटर करने का इसका काम होता है और ये कवर होता है प्रोटेक्ट आई करने के लिए। ठीक है, आइरिस की बात करते हैं, जो हमारे लेंसेस होते हैं ना, लेंसेस डार्क मस्कुलर टाइप की, उसी को आइरिस कहते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए, इट इज़ अ डार्क मस्कुलर टिश्यू बिहाइंड कॉर्निया दैट कंट्रोल द साइज ऑफ द प्यूपिल। कहने का मतलब है कि इसका काम के बारे में बात करें, इसके वर्क के बारे में, तो इसका काम है प्यूपिल के साइज को बढ़ाना, छोटा कम करना और हाई करना। ठीक है, इसको कंट्रोल करने का इसका काम है। ठीक है, और ये कहाँ होता है, तो ये ना हमारे डार्क मस्कुलर टिश्यू है उसके कॉर्निया के पीछे ये होता है। ठीक है, प्यूपिल के थर्ड पार्ट है प्यूपिल। इट इज़ अ स्मॉल ओपनिंग इन द आइरिस। कहने में ये आइरिस में होता है एक बहुत छोटा सा ओपनिंग के जैसा होता है, दैट कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट टू एंटर इन द आई, कि लाइट कौन सी एंटर होगी। कहाँ था, हाँ, तो ये एंटर करने का इसका काम होता है। ठीक है, और इसे ना विंडो ऑफ द आई भी कहा जाता है। ठीक है, देन होता है क्रिस्टलाइन लेंस और आई लेंस बोले इसको या क्रिस्टलाइंस बोले। ठीक है, बात एक ही है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज आई लेंस, इसको हम लोग आई लेंस भी कहते हैं। ये कहाँ प्रेजेंट होता है, तो प्यूपिल और आइरिस के पीछे। ठीक है, देन आगे बात करते हैं, तो इट्स अ कन्वेक्स लेंस कंपोज्ड ऑफ फाइब्रस जेल्स लाइक जेली लाइक मटेरियल। कहने में जो हमारे आई में होता है वो कन्वेक्स लेंस होता है। ठीक है, कन्वेक्स लेंस होता है और ये फाइब्रस जेली की तरह एक मटेरियल होता है। ठीक है, जो क्या प्रोवाइड करता है, रियल और इन्वर्टेड इमेज को रेटिना में प्रोवाइड करता है। ठीक है, देन नेक्स्ट पर्सन हमारे पास आता है, नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारे पास, रेटिना। ठीक है, तो इट प्रेजेंट एट द बैक साइड ऑफ द आई। कहने में हमारे आई के आँख के पीछे साइड में ये प्रेजेंट होता है, कौन, रेटिना। और इसका एक काम क्या होता है, इमेज बनाता है जो कि रियल और इन्वर्टेड बनाता है। इट्स अ मेम्ब्रेन दैट कंटेन मैनी लाइट, ये एक मेम्ब्रेन है जो कि बहुत सारे लाइट को कंटेन करता है। सेंसिटिव सेल्स ऑन बैक ऑफ एन आई, और लाइट सेंसिटिव सेल्स को लेता है और हमारे आई के पीछे होता है। ठीक है, इमेज फॉर्म ऑन रेटिना जनरेट्स इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। कहने का मतलब कि जो रेटिना पर होता है हमारा आई का, आपको मैं डायग्राम प्रोवाइड करूँगी, उसमें आपको क्लियरली मैं समझाऊंगी कौन सी चीज़ें कहाँ होती हैं। तो उसके पीछे जो रेटिना, मतलब आई के हमारे पीछे रेटिना होता है। ठीक है, जहाँ क्या बनता है वहाँ पर इमेज फॉर्म्ड होता है। ठीक है,
और वो किस तरह जनरेट होता है, तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल की वजह से जनरेट होता है, ठीक है। ऑप्टिक नर्व की बात करते हैं तो द नर्व ट्रांसफर इलेक्ट्रिकल सिग्नल टू द ब्रेन आर कॉल्ड ऑप्टिक नर्व्स, ठीक है। कहने का मतलब है कि वो नर्व जो कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल को ट्रांसफ़र करता है ब्रेन तक, उसी को हम लोग ऑप्टिक नर्व कहते हैं, ठीक है। वाइट्रियस ह्यूमर की बात करते हैं तो इट इज़ द बिगेस्ट पार्ट इन द ह्यूमन आई। ये हमारे मतलब मानवीय आँख में सबसे बड़ा पार्ट होता है, ठीक है। इट इज़ अ क्लियर एंड कलरलेस फ्लूइड लाइक वाटर। और ये क्या होता है कि एक क्लियर होता है और एक मतलब इसका कोई कलर नहीं होता है, इसका कलरलेस फ्लूइड होता है, ठीक है, लिक्विड की तरह। और ये कहाँ होता है, वाटर के जैसा होता है, ठीक है। इट प्रोवाइड्स न्यूट्रिएंट्स और टू आवर आई, और ये हमारे आँखों को न्यूट्रिएंट देता है, ठीक है। इट ऑल्सो कीप्स आवर आइज इन अ शेप। कहने का मतलब ये हमारे आँख को क्या बोलते हैं, शेप में रखने का भी काम करता है, ठीक है। देन यहाँ पर आता है द नेक्स्ट टॉपिक इज स्लेरी मसल, ठीक है। यहाँ पर छूट गया है स्लेरी मसल, लिखिएगा, ओके। इट चेंजेस द शेप ऑफ आइलैंड्स। कहने का मतलब है कि जो आइलैंड्स होते हैं उसके शेप को ये चेंज होता है जब हमारा आई होता है वो या तो नज़दीक होता है या तो कोई दूर ऑब्जेक्ट को देखने को, मतलब आई पे हमारा फोकस जो बनता है उसको ये देखने में इसका जो है शेप को चेंज करता है सिलेरी मसल, ठीक है। अब आता है एकोमोडेशन ऑफ आई। मैं आपको बता देती हूँ कि ये क्वेश्चन परमानेंट रहता है, हर साल एक क्वेश्चन पूछता ही है। जब मैंने अटेम्प्ट किया था 10th तो आई थिंक नहीं, मैं कंफर्म के साथ बोल रही हूँ, मेरे पास ये क्वेश्चन आए थे और मैंने इसे पूरा तरीके से लिख कर आया था, ठीक है। आप भी लिखिएगा, लेकिन मैंने ये वाले आंसर नहीं लिखे थे। आप चाहें तो कुछ इस तरीके का भी आंसर लिख सकते हैं जो मैंने पॉइंट वाइज पॉइंट दिया है, या तो आप पॉइंट वाइज पॉइंट लिखिएगा तो टीचर पे ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। बाय द वे आप डेफिनेशन की तरह भी लिख सकते हैं, ऐसे आता है मतलब कि एकोमोडेशन आई के बारे में पूछता है तो, ठीक है। इट इज़ अ प्रोसेस इन विच दी सेलरी मसल चेंज द फोकल लेंथ ऑफ आवर आइज। कहने का मतलब कि एक ऐसा प्रोसेस होता है जब सेलरी मसल क्या करता है, वो चेंज करता है फोकल लेंथ, अपने आँख की फोकल लेंथ को चेंज करता है, ठीक है। इट इज़ डन इन ऑर्डर टू गेट क्लियर इमेज ऑन द रेटिना। ये कब बनता है, ये कब इसका काम होता है, तो ये जब रेटिना में क्लियर इमेज फॉर्म करने के बाद आता है, इसी वजह से इसको डन किया जाता है, ठीक है। Their accommodation is an ability of our eye to see near by or far away object clearly। कहने का मतलब है कि accommodation एक ऐसी एबिलिटी है जो ना हमारे आँख को दूर की ऑब्जेक्ट और नज़दीक की ऑब्जेक्ट को देखने का काम करती है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आता है इमेज फॉर्मेशन में, ठीक है। दो टॉपिक होते हैं, एक फार ऑब्जेक्ट की बात आती है, एक नियर ऑब्जेक्ट, ठीक है। यहाँ पर देखिए इमेज फॉर्मेशन फार ऑब्जेक्ट, ठीक है, इमेज फॉर्मेशन नियर ऑब्जेक्ट, ठीक है। ठीक है, वन बाई पढ़ते हैं। सेलरी मसल गेट रिलैक्स। फार ऑब्जेक्ट में क्या होता है, जो हमारा सेलरी मसल होता है जो कि चेंज हो रहा था वो क्या होता है उस टाइम रिलैक्स होता है। और यही बात करते हैं नियर ऑब्जेक्ट में, तो नियर ऑब्जेक्ट में कॉन्ट्रैक्ट कर देता है, यानी उसमें कुछ चेंजेस आने लगते हैं। और आइलैंड्स बिकम थिक। कहने का मतलब है नियर ऑब्जेक्ट में क्या होते हैं, आइलैंड होते हैं वो थिक हो जाते हैं और फार ऑब्जेक्ट में आइलैंड थिन हो जाता है, ठीक है। हिंस फोकल लेंथ इंक्रीजेस। कहने वाले जो फोकल लेंथ होता है आइलैंड्स का वो बढ़ने लगता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, फोकल लेंथ कम होने लगता है, ठीक है। दिस अलाउ अस टू सी फार ऑब्जेक्ट क्लियरली। कहने वाले कि ये अलाउ करता है हमें दूर की चीज़ों को देखने के लिए, ठीक है, वो भी पूरी तरीके से क्लियर, ठीक है। और ये क्या अलाउ करता है, नियर की मतलब कि पास की चीज़ों को देखने के लिए, ठीक है। देन हमारे पास आता है रेंज ऑफ ह्यूमन विज़न की बात करते हैं तो इस ह्यूमन की पहले तो आपको ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है कि नज़दीक की दृष्टि की क्या बोलते हैं उसको, रेंज क्या है, तो 25 सेंटीमीटर और फार इन्फिनिट यानी अनंत, ठीक है। तो यहाँ पर आता है द नियर पॉइंट ऑफ ह्यूमन इज 25 सेंटीमीटर और द फार पॉइंट ऑफ ह्यूमन इज इन्फिनिट। कहना दूर दृष्टि का जो फार पॉइंट है वो कितना होता है, तो इन्फिनिट होता है, और नियर पॉइंट का 25 सेंटीमीटर, ठीक है। सेंटीमीटर याद रखिएगा। डिफेक्ट ऑफ विजन एंड देयर करेक्शन। कहने का मतलब है कि हमारे विज़न, हमारे आँखों में जो भी डिफेक्ट होते हैं उनको सही करने का, और डिफेक्ट क्या है वो पढ़ते हैं, ठीक है। मायोपिया, ठीक है, आपने मायोपिया किसी को मायोपिया हो जाता है, ठीक है। जिसको मायोपिया होता है उनसे नियर साइट ने यानी नज़दीक की चीज़ें क्लियरली दिखती है, लेकिन दूर की चीज़ें नहीं दिखती क्लियरली, ठीक है।
तो यहाँ पर लिखा हुआ है वही चीज़ है। दिस इज ऑल्सो नोन एज नियर साइटनेस। इन दिस प्रोसेस अ पर्सन इज एबल टू सी नियर ऑब्जेक्ट क्लियरली। कहने को नहीं कि जो पर्सन में मायोपिया होते हैं वो नियर की चीज़ें तो क्लियरली देख सकते हैं, लेकिन उन्हें अनेबल होते हैं फार ऑब्जेक्ट को देखने के लिए। और मायोपिया आइज में इमेज क्या होता है, रेटिना के इन फ्रंट में बनता है, यानी रेटिना के सामने बनता है, ना कि रेटिना पर। ठीक है, समझ में आया। अब रीज़न की बात करें या कारण की बात करें मायोपिया की, तो ये क्या होता है, आई लेंस जो है कम होने लगता है। आई लेंस का जो फोकल लेंथ है वो कम होने लगता है, इसी वजह से किसी पर्सन को मायोपिया हो जाता है। और इल्यूमिनेशन ऑफ आई बॉल। ठीक है, इल्यूमिनेशन ऑफ आई बॉल मतलब कि जो हमारे पास आई होता है, आई का बॉल, उसका जो इल्यूमिनेशन हो जाता है, इसी वजह से मायोपिया होता है। और इसका अगर करेक्शन की बात करें तो इसके लिए हम लगाते हैं कनकेव लेंस। ठीक है, इसके करेक्शन के लिए हम लगाते हैं कनकेव लेंस, जो कि करेक्ट करता है मायोपिया का। ठीक है, हाइपर मायोपिया की बात करें, मायोपिया की बात करें, ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो नोन एज फार साइटनेस। कहने मतलब कि इसको फार साइटनेस से जाना जाता है। इन दिस अ पर्सन इज एबल टू सी फार ऑब्जेक्ट बट अनेबल टू सी ए नियर ऑब्जेक्ट क्लियरली। कहने का मतलब है कि अगर जिस पर्सन में ये चीज़ें होती हैं, अगर ये हाइपरमेट्रोपिया हो गई तो हाइपरमेट्रोपिया, तो उन्हें क्या होगा कि दूर की चीज़ें तो क्लियरली दिखेंगी, लेकिन वो नज़दीक की चीज़ें नहीं दिख पाएंगी, जो कि 25 सेंटीमीटर की चीज़ें। और हाइपरमेट्रोपिया की बात करते हैं तो ये इसके इमेज क्या होता है, तो इमेज रेटिना के पीछे बनता है। ठीक है, और मायोपिया में क्या होता है, रेटिना के क्या बोलते हैं, सामने बनता है। ठीक है, रीज़न ऑफ हाइपरमेट्रोपिया की बात करते हो, इसकी जो आई लेंस होती है, फोकल लेंथ की आई लेंस होती है, वो बढ़ने की वजह से और आई बॉल छोटा होने की वजह से इसका कारण होता है। अगर इसके करेक्शन की बात करें तो कन्वेक्स लेंस की वजह से इसका क्या होता है, करेक्शन हम कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैंने आपको बताया जो नियर पॉइंट होते हैं 25 सेंटीमीटर है, इसे आप नोट कर लीजिएगा और एकदम मतलब कि आपके ब्रेन में रहना ही चाहिए। ठीक है, प्रेस बायोपिया की बात करें तो दिस इज ऑल्सो नोन एज ओल्ड एज। कहने का मतलब है कि ओल्ड एज के नाम से भी इसे जाना जाता है, या हाइपरमेट्रोपिया के नाम से जाना जाता है। ये डिफेक्ट कितने ज़्यादातर किस में देखे जाते हैं, ओल्ड एज में, यानी जो बूढ़े लोग होते हैं उनमें जनरली देखे जाते हैं। ठीक है, इनमें क्या होता है, आई का एकोमोडेशन की पावर जो होती है कम होने लगता है टाइम और एज के साथ। समय और एज, उम्र के साथ क्या होता है, उनमें ना जो आई की एकोमोडेशन एबिलिटी होता है वो कम होने लगती है। इसी के कारण उनके क्या होता है, दिक्कत होती है नियर साइटनेस को भी देखने में और फार डिस्टेंस को भी देखने में। ठीक है, क्लियर देखने में। अब इसकी रीज़न की बात करें तो वीकनिंग ऑफ सेलरी मसल। कहने का मतलब कि सेलरी मसल का वीक होना। ठीक है, और फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ आइलैंड्स को कम होना। ठीक है, अगर करेक्शन की बात करते हैं प्रेस बायोपिया की, तो कनकेव एंड कन्वेक्स लेंस दोनों का इसमें यूज़ किया जाता है इसकी करेक्शन के लिए। ठीक है, कैटरेक्ट की बात करते हैं, जो कि आपने देखा होगा बहुत कम तरीके, लेकिन जिनमें होते हैं बहुत ही मोतियाबिंद भी इस नाम से जाना जाता है। ठीक है, वाइट कलर का कुछ उनके आइज़ पे बिल्डअप होने लगते हैं। ठीक है, इसका क्या होता है, इट इज़ ऑल्सो नोन एज आई डिफेक्ट के नाम से इन्हें जाना जाता है। इसमें क्या होता है, द क्रिस्टल लाइन्स बिकेम फोगी इन सम ओल्ड एज पर्सन। कहने का मतलब है कि ओल्ड एज पर्सन में, मतलब जो बूढ़े होने लगते हैं, उनके जो आइज़ में कुछ वाइट फोगी की तरह आकर ये जमा होने लगते हैं, इसी वजह से उन्हें कैटरेक्ट हो जाते हैं। रीज़न इसका क्या होता है, तो बिल्डअप होता है, जो प्रोटीन होता है हमारे आई लेंथ पे वो बिल्डअप होने लगता है आँख के बाहर। मतलब कहने का मतलब है कि हमारे आँख में, आई लेंस में जो होते हैं प्रोटीन, वो हमारे आँख में आने लगते हैं सीधा। इसकी करेक्शन की बात करते हैं तो इसमें कैटरेक्ट का डन किया जा सकता है सर्जरी की वजह से। ठीक है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म की बात करते हैं। ठीक है, प्रिज्म क्या है, प्रिज्म, ठीक है, इट इज़ अ पैरामेडियल पीस ऑफ ग्लास। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या क्या कहा जा रहा है कि ये एक मतलब एक पीस ऑफ ग्लास होता है, और या बोले तो ट्रांसपेरेंट मटेरियल होता है एक, जो कि 2 ट्रायंगुलर बेसिस पे बनता है और 3 लेटरल इन्वर्स सरफेस पे बनता है। ठीक है, अगर एंगल बात करें, एंगल ऑफ प्रिज्म की बात करते हैं तो इट्स द एंगल बिटवीन द लेटरल सरफेस ऑफ द प्रिज्म। कहने को नहीं, ये लेटरल सरफेस ऑफ द प्रिज्म के बीच में इसका एंगल होता है। ठीक है, एंगल ऑफ डिवीजन की बात करते हैं तो
इट इज़ द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट एंड द इमरजेंट रे, ठीक है। इसका क्या होता है, इंसिडेंट रे और इमरजेंट रे के साथ ही जो होता है एंगल बनता है, ठीक है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म की बात करते हैं कि प्रिज्म में जब एक रिफ्लेक्शन कैसे होता है, तो व्हेन वी पास अ रे ऑफ लाइट, मतलब कहने का मतलब है कि थ्रू ऑल ट्रायंगुलर ग्लास स्लाइस इट विल डिस्प्लेस लेटरल आफ्टर द रिफ्लेक्शन थ्रू अ ग्लास स्लाइस। कहने का मतलब है कि जब हम कोई भी लाइट ऑफ रे ऑफ लाइट को पास करेंगे किसी भी ट्रायंगुलर स्लाइस में, तो क्या होगा, डिस्प्लेस हो जाएंगे रिफ्लेक्शन के ग्लास के स्लाइस में, ठीक है। यहीं पर ये लिखा गया है कि व्हेन अ रे ऑफ लाइट पास थ्रू प्रिज्म, कहने वाले कि कोई भी लाइट को हम प्रिज्म के थ्रू पास कर सकते हैं। इसको भी लिख सकते हैं आप, द लाइट डज नॉट कम पैरेलल, कहने जो लाइट होता है वो पैरेलल नहीं आता है, बल्कि इंसिडेंट रे से साइड ऑफ प्रिज्म से होके गुजर जाता है और उसका एंगल कहलाता है एंगल ऑफ प्रिज्म कहलाता है, ठीक है। देन देखिए यहाँ पर हमने एक रिफ्लेक्ट लाइट को इंसिडेंट लाइट को गुजारा, ठीक है, ठीक है, यहाँ पर गुजार दिया हमने, लेकिन वो क्या होता है, इधर जाने के बजाय मैं आपको बता सकती हूँ, ये हमारे पास, ठीक है, इधर कुछ इस तरीके से इसको जाना चाहिए, लेकिन ये इस तरीके से ना जाकर कुछ इस तरीके से चला जाता है, ठीक है। इसी को हम कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ प्रिज्म, ठीक है, प्रिज्म, ठीक है। अगर हम इधर से अगर कोई लाइन को करते हैं कुछ इस तरीके का, तो इसको बजाय इस तरीके से जाने के बजाय कुछ इस तरीके से जाएगा। समझ में आया, क्लियर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कुछ इस तरीके का दिया हुआ है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या कुछ, बस थोड़ा सा समझ लीजिए। जो यहाँ पर पी ई है, पी ई, ठीक है, पी और ई इसको इंसिडेंट कहेंगे, ठीक है, इंसिडेंट कहेंगे। और ठीक है, यहाँ पर जो ई और एफ है, ठीक है, ई और एफ कुछ इस तरीके का होगा, ई और एफ, ठीक है, इसको रिफ्रैक्टेड रे करेंगे, जहाँ से रिफ्रैक्ट होकर लाइट वापस आएगी, आनी चाहिए यहाँ से, लेकिन ये यहाँ से नहीं आती बल्कि यहाँ से ही गुजर जाती है, ठीक है। और एफ एस की बात करें, एफ और एस की बात करें ये वाली रे को, तो इमरजेंट रे कहते हैं, ठीक है। फिर आता है एंगल ऑफ द प्रिज्म, यानी इसकी बात करें तो इसको एंगल ऑफ प्रिज्म कहते हैं, ठीक है। यहाँ क्लियर हो गया। देन आता है डिस्पर्सन ऑफ लाइट, वाइट लाइट बाई अ ग्लास प्रिज्म, कहने का मतलब है कि वाइट लाइट को अगर डिस्पर्सन करते हैं हम ग्लास प्रिज्म में तो क्या होता है, तो स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट, कहने का मतलब कि वाइट लाइट का स्प्लिटिंग करेंगे, वो भी 7 कॉन्सिक्वेंस कलर में जब हम पास करते हैं किसी भी एक प्रिज्म में, तो उसे डिस्पर्सन ऑफ लाइट के वजह से जाना जाता है। तो कहने का मतलब है कि अगर हम एक लाइट, वाइट लाइट को किसी ग्लास प्रिज्म में गुजारेंगे तो वो 7 कलर में बढ़ जाएगा, कॉन्सिक्वेशन से बढ़ जाता है, ठीक है। डिवाइड हो जाता है। द स्पेक्ट्रम ऑफ वाइट लाइट हैज़ 7 कलर, कहने का मतलब है कि स्पेक्ट्रम जो भी वाइट लाइट का होता है वो कितने कलर का होता है, 7, ठीक है। आपने 9 में पढ़ा होगा, ठीक है, ये वाला इसका शॉर्ट है, ठीक है। वायलेंट, इंडोगिया, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड, ठीक है। then the red light means least, well violent light is the most, कहने का मतलब कि वायलेंट क्या होता है, बहुत ज़्यादा, मतलब ऊपर ही रहता है ना, तो ये बहुत ज़्यादा होता है, और जो रेड का होता है वो बहुत कम झुकाव होता है, ठीक है। वायलेंट का बहुत ज़्यादा झुकाव होता है, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ से हमने एक वाइट लाइट को गुजारा, ठीक है। अब ये बटेगा 7 कलर में, ठीक है। एक तो हो गया रेड हमारे पास, जो कि बहुत कम झुकेगा, ठीक है, बेंड्स बहुत कम होगा जैसे जैसे वो जाएंगे। देन आता है हमारे पास ऑरेंज कलर, ठीक है। देन आता है येलो कलर, देन आता है ग्रीन कलर, ठीक है, कुछ इस तरीके से ग्रीन कलर जाएगा, ग्रीन कलर। देन हमारे पास आता है ब्लू कलर, देन आता है हमारे पास इंडिगो कलर, ठीक है। देन हमारे पास आता है वायलेंट कलर, ठीक है। यहाँ पर तो वायलेंट कलर दिया नहीं हुआ है, तो हम यहाँ पर इसी तरीके से क्लियर समझते हैं, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हमारा रेनबो भी बनता है, समझ में आया। वाइट लाइट जब स्पेक्ट्रम पे पड़ता है तो 7 कलर में डिवाइड हो जाता है, क्लियर। देन देखिए यहाँ पर रिकॉम्बिनेशन ऑफ स्पेक्ट्रम वाइट लाइट की रिकॉम्बिनेशन कैसे होता है स्पेक्ट्रम में, ठीक है। When white light is passed through a prism, dispersion of light occur, and when another prism is kept inverted, the dispersed light which was formed will get back to white light after passing through. It is known as
पास रिकम्बिनेशन ऑफ स्पेक्ट्रम। कहने वाला कि दो जब स्पेक्ट्रम को हम रखेंगे तो किस तरीके से वाइट लाइट गुजरेगी। तो कह रहे हैं जब हम प्रिज्म में रखते हैं वाइट लाइट को अगर गुजारते हैं तो वो क्या होता है कि डिस्पर्सन ऑफ लाइट के थ्रू अकर करता है, लेकिन वही दूसरे प्रिज्म को हम वहीं पर रख देते हैं, इन्वर्टेड करेंगे तो वो डिस्पर्स हो जाएगा लाइट का और वो वापस आ जाएगा वाइट लाइट और पास हो जाएगा थ्रू, ठीक है। उसी को हम लोग रिकम्बिनेशन ऑफ स्पेक्ट्रम कहते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर हमने एक वाइट लाइट को गुजारा, ठीक है, वाइट लाइट को गुजारा, देन यहाँ से क्या होगा, यहाँ से गुजरेगा, यहाँ से गुजरेगा, देन यहाँ से बैक हो जाएगा, समझ रहे हैं, इधर से बैक चला जाएगा। ये होता है रिकम्बिनेशन ऑफ स्पेक्ट्रम, ठीक है, वाइट लाइट में। फॉर्मेशन ऑफ रेनबो, मतलब कि रेनबो कैसे बनता है, ठीक है, आपने भी सोचा ही होगा कि रेनबो कैसे बनता है आखिर। तो रेनबो इज अ नेचुरल एग्जांपल ऑफ स्पेक्ट्रम फ्रॉम बाय डिस्पर्सन ऑफ लाइट। ये एक नेचुरल प्रकृति की तरफ से एक एग्जाम्पल है स्पेक्ट्रम का और डिस्पर्सन ऑफ लाइट के थ्रू, ठीक है। इसका जो 7 कलर में विजिबल होता है स्काई में, उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। ईच ड्रॉपलेट एक्ट एज ग्लास प्रिज्म स्प्लिटिंग द सनलाइट इनटू 7 सीक्वेंस कलर। कहने का मतलब कि जो हम लोग ग्लास प्रिज्म की बात करते हैं वो उसमें क्या होता है, जो जब बारिश होती है तो उसमें क्या होता है, जो ड्रॉप गिरते हैं कुछ इस तरीके से ड्रॉप गिरते हैं, ड्रॉप गिरते रहते हैं रैन के, ठीक है, कुछ इस तरीके से गिरते जाएंगे, देन क्या होगा कि वो एक वाइट लाइट गुजरेगा, वाइट लाइट वही 7 कलर में डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है। इसी को हम लोग कहते हैं रेनबो, ठीक है। व्हेन सनलाइट इज एंटर इनटू द रेन ड्रॉप, कहने मतलब कि जब सनलाइट एंटर करेगा रेनबो में, ठीक है। ये हो गया हमारे पास, क्या बोलते हैं, हाँ ये हो गया, एक मिनट, ये हो गया रेन ड्रॉप, ठीक है। एंड देन यहाँ पर आता है हमारे पास एक सन, ठीक है, सन की तरफ से बात करते हैं, ठीक है। सनलाइट का जो लाइट होगा जो हमारे पास एंटर कहाँ करेगा, रेनबो के, और ये क्या होगा, रिफ्लेक्ट होकर डिस्पर्स हो जाएगा, सॉरी रिफ्लेक्ट होकर यहाँ पर डिस्पर्स करेगा, ठीक है। और वो किस में डिस्पर्स करेगा, 7 डिफरेंट अलग अलग कलर में, और झुकाव करेगा वो भी डिफरेंट एंगल में। ड्यू टू द डिस्पर्सन ऑफ लाइट एंड टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन डिफरेंट कलर इज एब्जॉर्ब आई एंड एब्जॉर्बर कैन सी द रेनबो। कहने का मतलब है कि यही डिस्पर्सन की वजह से हमारा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है, अलग अलग तरह के एब्जॉर्ब करता है आई, और वही एब्जॉर्बर क्या देखता है कि रेनबो देखता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक रेनबो फॉर्म हो रहा है, ठीक है। आप सोच रहे हो कि रेनबो कैसे फॉर्म हो रहा है, मैंने आपको एग्जाम्पल बताया है। ये हो गया हमारे पास सन, ठीक है, देन यहाँ पर आता है हमारे पास ये होता है रेनबो, ठीक है। रेनबो में डिस्पर्सन होता है तो ये क्या होता है, सन की जो लाइट पड़ेगी यही 7 कलर में डिवाइड कर देगी, इसी को हम लोग कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। रेनबो इसी को फॉर्म हो जाता है, ठीक है। देन यहाँ पर आता है ट्विंकलिंग ऑफ दी, कहते हैं ट्विंकलिंग ऑफ द स्टार की, तो द लाइट कम फ्रॉम अ स्टार अंडरगोज रिफ्रैक्शन ड्यू टू ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ एयर एंड वेरियस लैटिट्यूड। कहने का मतलब है कि जो लाइट आते हैं स्टार से हमें वो रिफ्लेक्शन हो जाते हैं किस में होते हैं, कुछ डेंसिटी के थ्रू एयर में, और वही वेरियस लैटिट्यूड में बढ़ते हैं, ठीक है। द स्टार अपीयर टू बी वेरी ब्राइट एंड दी वंस मूवमेंट एट दी स्काई, ठीक है। कहने का मतलब है कि इस जो स्टार होते हैं बहुत ज़्यादा ब्राइट होते हैं, जो कि एक मूवमेंट आता है स्काई में हमें दिखते हैं, ठीक है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट की बात करते हैं, यहाँ पर रेड कलर में कर लेती हूँ, ठीक है। Scatter, when a ray of light passes through a part of suspended particles, it is split off in various random directions. Such phenomena is called scattering of light. कहने मतलब कि जब एक रे ऑफ लाइट को हम पास करते हैं किसी सस्पेंडेड पार्टिकुलर्स में, ठीक है, पार्टिकल्स में, और वो क्या होता है इन वेरियस रैंडम डायरेक्शन में बढ़ जाते हैं, ठीक है, उसी फेनोमेना को हम लोग कहते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। कहने वाले कि सस्पेंडेड हम पार्टिकल में कोई भी एक लाइट गुजरेगा, ठीक है, और वही लाइट क्या होगा अलग अलग इन वेरियस में बढ़ जाएंगे, अलग अलग डायरेक्शन में चले जाएंगे, ओके, उसी को हम लोग उसी फिनोमेना को स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहते हैं। टेंडल इफेक्ट की बात करते हैं तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय वेरी स्मॉल एयर पार्टिकल्स विच आर सस्पेंडेड इन अर्थ सरफेस एज इज कॉल्ड टेंडल इफेक्ट। कहने का मतलब है कि जो स्मॉल एयर पार्टिकल्स होते हैं, बहुत ज़्यादा ही स्मॉल होते हैं, उसमें क्या होते हैं जो सस्पेंडेड पार्टिकल अर्थ के सरफेस पे होते हैं उसका स्कैटरिंग होता है, इसी को टेंडल इफेक्ट कहते हैं। टू एब्जॉर्ब टेंडल इफेक्ट द पार्टिकल्स शुड बी लेस देन 1/20 ऑफ द वेवलेंथ ऑफ द लाइट इज यूज। कहने का मतलब है कि जब आप किसी टेंडल इफेक्ट को एब्जॉर्व करना चाहते हैं, ये एब्जॉर्व होता है, उसका वेवलेंथ कितना होता है 1/20, ठीक है। दिस
effect can be seen when a beam of light enter a smoke filled room through a small hole. कहने का मतलब है कि ये हम कब दिखते हैं, देखिए आप कभी भी विंडो के पास जाते होंगे तो आपको कुछ अजीब सा धूरा धूरा टाइप का कुछ दिखता होगा, धुंधला सा, और फिर वहाँ से धूप भी आता होगा, ठीक है, और कुछ अजीब सा कुछ होता, मतलब कि पार्टिकल्स दिखते होंगे, ठीक है, बहुत छोटे छोटे, ठीक है, वही टेंडल इफेक्ट का जो होता है फेनोमेना होता है। तो कहने का मतलब है कि वो इफेक्ट आप कब देख सकते हैं, वो जब एक बीम ऑफ लाइट को एंटर करता है किसी भी स्मोक रूम में, कहने का मतलब कि स्मोक रूम में, वो भी बहुत छोटे से हॉल में, ठीक है। इट कैन ऑल्सो, ये सबने देखा होगा, ठीक है, किसी ने नोटिस किया होगा। अगर मैं आपको समझा रही हूँ तो आप क्लियर समझिए कि आप अगर आप के घर में छोटा सा कहीं होल होगा, ठीक है, आप वहाँ से देखिएगा कि जब धूप होगा ना तो कुछ ना स्मॉल पार्टिकल्स कुछ इस तरीके से आते होंगे, आपने नोटिस किया होगा, उसी को टेंडल इफेक्ट कहते हैं, ठीक है। इट कैन ऑल्सो बी एब्जॉर्ब व्हेन अ बीम ऑफ लाइट पास टू डेंस फॉरेस्ट। कहने का मतलब कि इसको आप एब्जॉर्ब कब कर सकते हैं, आप डेंस फॉरेस्ट में भी जाकर आप इसको एब्जॉर्ब कर सकते हैं। देखिए कुछ इस तरीके से कि देखिए यहाँ पर एक बीम ऑफ लाइट पड़ा है, ये है वाटर, ये देन वाटर, और वाटर ये, तो इसको क्या होता है कि इसी को बीम ऑफ लाइट रे कहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ टेंडल इफेक्ट की बात करते हैं तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट कैन बी सीन इजली इन द मॉर्निंग व्हेन सन रे पासेस थ्रू द फॉरेस्ट। कहने उन्हें इसको हम लोग कब देख सकते हैं, जब सन जो होता है, सन रे क्या होता है, वो सन की जो किरण होती है वो जंगल से गुजरेगी, उसी वक्त आप इसको देख सकते हैं। द मिक्सचर ऑफ एयर एंड मॉइस्चर इन एक्वस ऑल्सो अपीयर टू टेंडल इफेक्ट। कहने का मतलब है कि एयर और मॉइस्चर का जो भी मिक्सचर होता है वो उसी को टेंडल इफेक्ट में अपीयर होता है, दिखाई देता है। व्हेन देयर इज अ fog on road and the car with it red light open in passing through। कहने मतलब कि रोड पे फोग होता है और उस आपने सुना होगा वो कार पे अपीयर हो जाता है, कार में रेड लाइट पे उसको ओपन किया जाता है उसी के थ्रू, ठीक है, ठीक है। देन आता है द लाइट पासिस थ्रू द फॉग एंड द पार्टिकल्स इज स्केटर। कहने का मतलब है कि वहीं से लाइट पास होगा और वहीं से कुछ पार्टिकल्स होंगे स्केटर हो जाएंगे। कलर ऑफ द स्काई इज ब्लू वाइट, ठीक है। तो द साइज ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ द एयर एंड अदर फाइंड पार्टिकल्स इज स्मॉलर देन द वेवलेंथ ऑफ द विजिबल लाइट। कहने का मतलब है कि जो मॉलिक्यूल्स का साइज होते हैं एयर में और जो बहुत तरीके से पार्टिकल्स होते हैं उसमें बहुत कम मतलब स्मॉलर वेवलेंथ उसका जो भी कम होता है, बहुत ज़्यादा कम होता है विजिबिलिटी, उसी को हम लोग कहते हैं। दिस आर मोर एक्टिव इन स्कैटरिंग ऑफ लाइट शॉर्टर वेवलेंथ एट ब्लू कलर एंड देन। कहने वाले कि इसमें बहुत ज़्यादा एक्टिव होना पड़ता है। और स्कैटरिंग ऑफ लाइट में क्या होता है, इसका जो वेवलेंथ होता है वो ब्लू कलर का बहुत ज़्यादा कम होता है, तब जाके हमें क्या होता है, लाइट ऑफ ग्लैमर वेवलेंथ एट दी वाइट लाइट। कहने मतलब इसी के लाइट में ग्लैमर वेवलेंथ में वाइट लाइट आते हैं, ठीक है। द वेवलेंथ ऑफ रेड कलर इज 1.585 नैनोमीटर, ठीक है, 1.585 नैनोमीटर, ठीक है, ग्रेटर देन ब्लू लाइट। कहते रेड कलर का ज़्यादा वेवलेंथ होता है अगर हम लोग ब्लू लाइट से कंपेयर करें तो। व्हेन द लाइट पासेस थ्रू स्फीयर द ब्लू कलर स्कैटर मोर देन रेड कलर। कहने का मतलब है कि जब हम लोग लाइट को पास करते हैं किसी भी स्फीयर में तो वो क्या होता है, ब्लू कलर में स्कैटर होता है, बिकॉज ऑफ रेड कलर स्कैटरिंग में ज़्यादा होता है। दिस स्कैटर ब्लू कलर इज़ विजिबल टू अस। इसी वजह से हमें स्कैटरिंग में क्या होता है, ब्लू कलर को हम विजिबल कर पाते हैं और स्काई अपीयर ब्लू, इसी वजह से हमें स्काई ब्लू दिखाई देती है। द कलर ऑफ द सन एट द सनसेट एंड सनराइज इज रेड। कहने वाले कि जब सनसेट होते हैं और सनराइज जाते हैं, सनराइज होते हैं सन के, तो उसका कलर रेड क्यों हो जाते हैं। एट सनराइज और सनसेट द सन इज लोकेटेड नियर द होरिजन ऑफ द अर्थ। कहने वाले कि उस सनसेट और सनराइज के दौरान क्या होता है, सन कहाँ लोकेट होता है, तो वो होरिजन एरिया में अर्थ के वो लोकेट होता है। लाइट हैज़ टू बी ट्रेवल अ लॉन्ग डिस्टेंस टू द अर्थ एटमोसफेयर। कहने वाले वहीं से क्या होता है, लाइट को बहुत ज़्यादा ये क्या बोलते हैं, ट्रैवल करना पड़ता है उसी टाइम सनराइज के वक्त या सनसेट के टाइम हम बात करते हैं तो उसी वक्त क्या होता है कि वाइट लाइट आती है या सनलाइट क्या होती है सस्पेंडेड एटमॉस्फेरिक पार्टिकल्स में पड़ती है, ठीक है, जो कि अर्थ में बहुत तरीके से स्मॉल एटमॉस्फेरिक पार्टिकल्स होते हैं उसमें वो पड़ती है, ठीक है। उसी कारण ब्लू कलर लाइट स्कैटर आउट इन डीप पीस। कह रहे उसी में क्या होता है, ब्लू कलर का स्कैटर होता है और उसमें डीप पीस में दिखाई देता है। वेल रेड कलर लाइट स्कैटर इज लेस देन एंड रीच टू दी एब्जॉर्बर। कहने का मतलब है कि रेड कलर का जो
रेड कलर का स्कैटर है वो कम होता है और वही एब्जॉर्बर के पास जाके पहुंचता है अर्थ के सरफेस पे। इसीलिए वजह से हमें जो है सनसेट और सनराइज की वजह सनसेट और सनराइज के टाइम हमें क्या दिखाई देता है, रेड कलर दिखाई देता है, ठीक है। ऑलराइट, देयरफॉर द सनसेट इट्स सराउंडिंग अपीयर द रेड कलर, ठीक है। इसी वजह से सेट क्या सन क्या होता है, इसके अराउंड में अपीयर होता है, ठीक है। देन देखिए ये आता है हमारे पास आइस, ठीक है। एब्जॉर्बर की आइस होगी यहाँ पर और ये कुछ सस्पेंडेड पार्टिकल होते हैं। अब देखिए सनसेट जब होगा या सनराइज होगा वो क्या होगा, सन की किरण पड़ेगी कुछ सस्पेंडेड पार्टिकल पे, उसी वजह से हमें दिखती है रेड कलर, ठीक है। शाम के वक्त आपने देखा होगा, ठीक है। यहाँ होता है चैप्टर एंड, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको इसका PDF चाहिए होगा या नोट्स चाहिए होगा, कुछ भी एनीथिंग, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कमेंट में बताइएगा आपको क्या चाहिए, मैं आपको नंबर प्रोवाइड करा दूँगी, आपको PDF प्रोवाइड करा दिया जाएगा ड्राइव के थ्रू, ठीक है। देन ओके।